हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हम पढ़ेंगे बीए चैप्टर। फिर हमारा चल रहा था कर्मचारी व्यवस्था। इसके अंदर हमने कर्मचारी व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। फिर हमने उसके लक्षण पढ़े थे और मानव संसाधन संचालन के भाग रूप कर्मचारी व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कर्मचारी व्यवस्था की प्रक्रिया। एक उद्योगपति के अनुसार अच्छा अनुभवी, कल्पनाशील और विश्वासपात कर्मचारी व्यवसाय संपत्ति के समान है। एक अच्छा उद्योगपति के अनुसार, उद्योगपति क्या चाहता है कि जब हम कर्मचारी व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं तो उद्योगपति क्या सोचता है एक कर्मचारी के बारे में कि वो अच्छा हो, अनुभवी हो, कल्पनाशील यानी उसको सोचने समझने की अच्छी सोच हो, विश्वास लायक हो। विश्वास वाला तो हर कोई सोचता है कि, और व्यवसाय संपत्ति ये है ना, अगर इनमें सभी कर्मचारी में गुण हैं तो वो एक व्यवसाय की संपत्ति के रूप में माना जाता है। व्यवसायी इकाई के प्रारंभ से कर्मचारी की भर्ती का कार्य महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले क्या होता है, कर्मचारी की भर्ती का कार्य। अब व्यवसाय है, शुरू करेंगे तो कर्मचारी को रखना तो आवश्यक ही है। किसी प्रकार की जान पहचान, भ्रष्टाचार, रिश्तेदारी छोड़कर तटस्थ रूप से उचित योग्यता, कुशलता, ज्ञानी, निष्ठावान व्यक्ति की कर्मचारी के रूप में भर्ती करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि ऐसे हो जाता है कि जान पहचान वाला चाहे वो काम करे ही नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या है, ये रिश्तेदारी ये सब छोड़ देना चाहिए। सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम ऐसे कौन से व्यक्ति को ले, कौन से कर्मचारी को ले जिससे कि हमारे व्यवसाय में बढ़ोतरी हो। यानी ऐसे व्यक्ति को जो उचित योग्यता रखता हो, उसमें कुशलता हो, ज्ञान हो, निष्ठावान हो। इस ऐसे ही कर्मचारी को हमें अपने व्यवसाय में भर्ती करना चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिक भर्ती की पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। भर्ती किसे कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा, भर्ती सतत चलती प्रक्रिया यानी हमेशा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है भर्ती की। ये रुकती नहीं है, क्योंकि एक जाता है तो एक आता है, यानी भर्ती चलने वाली है। नई इकाई की स्थापना हो, चालू इकाई का विकास हो, यानी शुरू करनी हो कोई कंपनी को, या जो कंपनी चल रही है उसको आगे की ओर बढ़ाना हो, कर्मचारी अगर त्याग दे दे, कोई छोड़ के चले जाए, या फिर किसी की मृत्यु हो, ऐसे कारणों से प्रत्येक इकाई को भर्ती करनी पड़ती है। वो जो जगह खाली हो जाती है उसके लिए नए कर्मचारी को रखना आवश्यक होता है, और वही होती है भर्ती। अब है अर्थ। सामान्य अर्थ में भर्ती अर्थात कर्मचारियों को ढूंढने और उनको नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहन करने की प्रक्रिया। भर्ती किसे कहते हैं, कर्मचारियों को ढूंढने और उनको नौकरी के लिए, मतलब इस एक आवेदन निकाला जाता है, वैकेंसी निकाली जाती है, और फिर उन्हें प्रोत्साहित करके, यानी अच्छे व्यक्ति को ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करके उस व्यवस्था को, उस प्रक्रिया को पूरी की जाती है। विशाल अर्थ में भर्ती अर्थात योग्य समय पर, योग्य संख्या में और योग्य स्थान के लिए योग्य योग्यता वाले व्यक्ति को प्राप्त करने की प्रक्रिया को भर्ती कहते हैं। भर्ती किसे कहते हैं, एक समय होता है जब हमें ज़रूरत रहती है उस समय, अब कितने चाहिए, वो कौन सी कंपनी में चाहिए यानी किस जगह है, मगर वो योग्यता रखने वाले भी होने चाहिए, यानी उनमें काम करने की योग्यता होनी चाहिए को। इन सबको प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही भर्ती कहते हैं। भर्ती के प्राप्ति स्थान होते हैं आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में क्या क्या होता है, पदोन्नति देकर पहला, फिर स्थानांतरण, फिर तीसरा है कर्मचारियों के मित्र या सगे संबंधी को अवसर देकर, चौथा है पूर्व निकाले गए कर्मचारी को वापस बुलाकर, पांचवा है पदोन्नति के साथ स्थानांतरण, और सिक्स है प्रतीक्षा सूची। ये तो था हमारे आंतरिक प्राप्ति स्थान के पॉइंट। अब बाह्य प्राप्ति स्थान के पॉइंट्स क्या है, विज्ञापन के द्वारा भी, ये तो हम अंदर के अंदर जो कंपनी में करते हैं वो होते हैं। यह है बाह्य यानी बाहर के, विज्ञापन के द्वारा, रोजगार विनिमय कार्यालयों के द्वारा, शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा, मजदूर संघों के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा, दरवाजे पर भर्ती और आधुनिक पद्धति। यह हमारी थी बाह्य प्राप्ति स्थान। अभी हम पढ़ेंगे पहले आंतरिक प्राप्ति स्थान, यानी आंतरिक प्राप्ति स्थान यानी आंतरिक में किस प्रकार से हम भर्ती कर सकते हैं। इसमें पहला है पदोन्नति देकर।
इस पद्धति में जब नवीन पद बने हो यानी नया पद बना हुआ हो या खाली स्थान हो या फिर वो जगह खाली हो गई हो, तब संचालक वर्तमान कर्मचारी के काम, चतुराई, विश्वास तथा वफादारी जैसी बातों का मूल्यांकन करके उसके आधार पर पदोन्नति देती है। यानी जिस पद पर व्यक्ति काम कर रहा है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, वो विश्वास वाला है, चतुराई वाला है, काम भी अच्छा कर रहा है, यानी तो उसको देख करके उसकी पदोन्नति कर दी जाती है, यानी उसके पद को ऊपर मतलब उसको प्रमोटेड कर दिया जाता है। अपने ही कर्मचारी को उच्च पद पर नियुक्त करने से उसका कार्य उत्साह और वफादारी में वृद्धि होता है। जब हम काम करते हैं कहीं पे और हमारी काम की तारीफ करके उच्च पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा, उत्साह भी होएगा, हमारे में उत्साह भी आएगा और दूसरा वफादारी भी पैदा होगी और ज़्यादा अच्छा लगेगा। पदोन्नति के कारण कर्मचारी के वेतन, पद, अधिकार और दायित्व में वृद्धि हो जाएगी। जैसे उसका पद बढ़ा, उसके इनकम में भी बढ़ जाएगा, उसका पद भी बढ़ गया और अधिकार, अब उसके पास अधिकार भी मिलने लगे और लास्ट में उसको अपने दायित्वों का पालन भी करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है स्थानांतरण, यानी तबादला, बदली, ट्रांसफर। इकाई के एक विभाग में कर्मचारियों की कमी हो, अगर काफ़ी सारा एक बड़ी कंपनी है, उसके अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग जगह खोली हुई है और किसी एक इकाई के विभाग में, उसके विभाग में यानी जगह में कर्मचारी की कमी है, खाली है, तो ऐसी परिस्थिति में इकाई के ही अन्य विभाग में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हो, यानी एक कंपनी के एक विभाग में से दूसरी कंपनी की उसकी दूसरी कंपनी जो चल रही है उसके विभाग में अगर कम है तो वहाँ पर अधिकता वाले कर्मचारी की योग्यता को ध्यान में रखकर योग्य स्थान में स्थानांतरण करके कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सकता है। यानी जिस जगह पे उन्हें जरूरत हो उस विभाग में अपने कर्मचारी को भेज करके उन कर्मचारी की जो कमी थी उसको दूर कर दिया जाता है। तीसरा है कर्मचारियों के मित्र या सगे संबंधियों को भी अवसर देकर। इकाई में रिक्त होते यानी खाली होते हुए स्थानों के बढ़ने के लिए वर्तमान कर्मचारियों को सूचना दी जाती है, यानी जिस समय वो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको सूचना दे दी जाती है कि वे उचित योग्यता वाले अपने सगे मित्रों की सिफारिश कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये जगह खाली है और अच्छे व्यक्तियों की ज़रूरत है तो उन्हें बता दिया जाता है कर्मचारियों की कि अगर वो योग्यता रखते हैं, काम करने लायक हैं तो आप उन्हें बुलवा सकते हो। उसके पास ही आवेदन प्राप्त करके भर्ती की जाती है। अब उनके अगर वो सही योग्यता वाले होते हैं तो उनकी फिर भर्ती कर ली जाती है। अपने सगे या मित्रों की भर्ती में सहभागी होने का अवसर प्राप्त होने से वर्तमान कर्मचारी के उत्साह और जोश में भी वृद्धि होती है। जब हम कोई अपना ही किसी और अपना ही सगे संबंधी ला करके अपनी जगह पे साथ में काम करवाते हैं तो और ज़्यादा उत्साह होता है, हमारे में अच्छा लगता है, हमें जोश में वृद्धि होती है, यानी काम करने का रुतबा और ज़्यादा बढ़ जाता है और गर्व का अनुभव करते हैं कि देखो मैं लेके आया हूँ और मेरे जरिए ये काम अच्छा करेगा। फोर्थ पॉइंट है पूर्व निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुलाना। भूतकाल में जो कर्मचारी इकाई में काम करते थे उनको किसी कारणवश निकालना पड़े अथवा अपनी इच्छा से अन्य इकाई में चले गए, उन्हें से अनुभवी ज्ञान वाले और कार्यदक्ष कर्मचारियों को संचालक वापस बुलाकर भर्ती भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति पहले निकाल दिए गए थे या अपनी मर्जी से निकले, कोई दूसरे विभाग में गए, तो उनके भी काम को और अनुभव को देख करके उन्हें भी वापस बुलाया जाता है, उन्हें भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि यहाँ पे जगह खाली है और तुम वापस आ सकते हो और उन्हें भर्ती किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है पदोन्नति के साथ स्थानांतरण। इस पद्धति में इकाई के वर्तमान कर्मचारी को इसी संचालन के अंतर्गत अन्य स्थान पर चलती इकाई में कर्मचारियों की कार्यक्षमता और अनुभव को ध्यान में रखकर पदोन्नति के साथ स्थानांतरण किया जाता है। इसमें क्या है, इस कर्मचारी को इसी संचालन के अंतर्गत यानी जो चल रही है इकाई में उसमें कर्मचारी की कार्यक्षमता और अनुभव यानी कितने साल का अनुभव है और कार्य कितना कर पाता है या करवा सकता है उसको देख करके उसकी पदोन्नति करके दूसरी जगह पे भेज दिया जाता है, यानी भेजते अपनी ही कंपनी में लेकिन दूसरी जगह पे। उदाहरण मनपसंद शहर या अपने गांव के पास पदोन्नति के साथ स्थानांतरण किया जाता है और जैसे उसको पूछ लिया जाता है कि तुम्हें शहर में रहना है या इसके पास में गाँव में वहाँ जाना है तो उसके अनुसार उसका स्थानांतरण तबादला कर दिया जाता है। इससे कर्मचारी के कार्य उत्साह और जोश में भी वृद्धि होती है। अब है प्रतीक्षा सूची।
भूतकाल में विज्ञापन देकर भर्ती की गई हो, तब आवश्यकता से अधिक उम्मीदवार चुनकर आवश्यकता के अनुसार उम्मीदवारों की भर्ती करके शेष उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाती है, जिसे प्रतीक्षा सूची कहते हैं। यानी जब विज्ञापन दिया था उस समय काफ़ी सारी भर्तियाँ आती है, तो उनमें वो एक सूची बना ली जाती है, और जब आवश्यकता होती है तो उन्हीं में से चुन करके उन उम्मीदवारों की जो सूची तैयार की जाती है उसे कहते हैं प्रतीक्षा सूची। यह सूची भविष्य में भर्ती के लिए उपयोग ली जाती है। यानी जो अब जब जरूरत पड़ जाती है तो जो सूची बनाई हुई होती है उसमें से बुला लिया जाता है भर्ती करने की प्रक्रिया करने के लिए। किस कारण फिर से भर्ती की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है प्रतीक्षा, उससे क्या होता है कि वहीं पे कॉल करके उन्हें बुला लिया जाता है, नई वापस से प्रतीक्षा सूची के लिए भर्ती की आवश्यकता नहीं होती। प्रतीक्षा सूची के अनुसार किसी भी जगह के लिए उम्मीदवारों की क्रम के अनुसार ही भर्ती हो जाती है। अब है ये तो हमने पढ़े आंतरिक प्राप्ति स्थान, क्या क्या, पदोन्नति देकर, स्थानांतरण, कर्मचारी के मित्र या सगे संबंधियों को अवसर देकर, पूर्व निकाले गए कर्मचारियों को फिर वापस बुलाकर, या पदोन्नति के साथ स्थानांतरण, या फिर प्रतीक्षा सूची। ये सब पॉइंट्स हमने आंतरिक प्राप्ति के पढ़े। अब हम पढ़ेंगे बाह्य प्राप्ति के स्थान। सबसे पहला है विज्ञापन के जरिए। प्रभावशाली भर्ती के लिए श्रेष्ठ पद्धति है समाचार पत्र, व्यावसायिक पत्रिका, विशिष्ट व्यवसाय के सामयिक में विज्ञापन के द्वारा आवेदन मंगवाए जाते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते होंगे, इसमें वैकेंसी निकाली जाती है और उसी में बता दिया जाता है कि तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और ये विज्ञापन के द्वारा भी यानी विज्ञापन ही देते हैं वैकेंसी निकाल करके, और उसके द्वारा ही आवेदन मंगवाया जाता है कि इतनी तारीख को इतने बजे ये सब आवेदन लेकर के कंपनी व्यवसाय में आ सकती है इकाई पर। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार टेलीविज़न, इंटरनेट, वेबसाइट में विज्ञापन देकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन का ही काम हो गया, तो ऑनलाइन ही वैकेंसियाँ भी निकलती है और ऑनलाइन भी आवेदन भी कर सकते हैं। दूर दूर के स्थानों से अधिक संख्या में आवेदन मंगवाए जा सकते हैं, इससे ये योग्य कर्मचारी का चुनाव भी किया जा सकता है। उनमें से जो आवेदन इतने काफ़ी सारे आवेदन आने में बहुत संख्या में आवेदन आ जाते हैं, उसमें से वो अपने उम्मीदवारों को चुन सकते हैं। दूसरा है रोजगार विनिमय कार्यालय के द्वारा। सरकारी और निजी रोजगार विनिमय संस्थाएं नौकरी ढूंढ रहे उम्मीदवारों की नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और कुशलता जैसे बातें लिखकर सूची तैयार की जाती है। यानी क्या नाम है, एड्रेस क्या है, कहाँ तक योग्यता और एक्सपीरियंस इनको कितना है, ये सब एक अलग से लिख कर के एक सूची बनाई जाती है नाम के साथ में। जो इकाइयाँ इन संस्थाओं की सेवा मांगती है उनको आवश्यक योग्यता वाले उम्मीदवारों की सूची भेज दी जाती है। उनमें ये योग्य उम्मीदवार का चयन भी किया जाता है। अब है तीसरा पॉइंट है शैक्षणिक संस्था। वर्तमान समय में बहुत सी इकाइयाँ इस पद्धति से भर्ती करती है। व्यावसायिक शिक्षण संस्था, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से संपर्क करके उसमें तैयार होते विद्यार्थियों की सीधी भर्ती करती है। आजकल ये क्या कर दिया गया है कि डायरेक्टली स्कूलों से, या स्कूल से तो नहीं, इंस्टीट्यूट कॉलेजों से ही बच्चों को वहीं पे कंपनियां बुक कर लेती है। यानी कंपनियां वहाँ पर आती है कैंपस में, और कैंपस में आके अपने स्टूडेंट से वहाँ पर ही इंटरव्यू वगैरह ले लेती है और जॉब के लिए वो उनको चुन लेती है, यानी बुक कर लेती है। इकाई में जिस प्रकार की योग्यता वाले कर्मचारी की आवश्यकता और संबंध में कॉलेज कैंपस में प्रत्यक्ष मुलाकात की व्यवस्था करके भी भर्ती की जाती है। उदाहरण IIM, IIT जैसे संस्थाएं प्रतिवर्ष ऐसे भर्ती मेलों का आयोजन करती है, ताकि उन्हें परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ता, वहाँ की वहीं उनकी भर्ती हो जाती है। अब है मजदूर संघों के द्वारा। फोर्थ पॉइंट हमारा है मजदूर संघ इकाई के श्रमिकों का लेखा करते रहते हैं। कभी इकाई में काम कम होता है, परंतु अथवा अन्य कारणों से श्रमिकों को निकाला जाता है। अब मजदूर संघ है, उसके द्वारा भी भर्ती की जाती है।
काम में वृद्धि होने से मजदूर संघों की सहायता से ऐसे श्रमिकों को भर्ती की जाती है। उदाहरण कपड़ा उद्योग और खान रेत। जैसे जैसे काम बढ़ता है तब तो वो मजदूरों को, श्रमिकों की भर्ती कर लेते हैं, यानी उनके पास भी एक श्रमिकों का लेखा करते रहते हैं कि कौन सा कब किस व्यक्ति की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। पांचवा है ठेकेदार। इस पद्धति में ठेकेदार श्रमिकों की पूर्ति करने का दायित्व स्वीकार करते हैं। जैसे मकान बनाने में, रोड बनाने में ठेकेदारी करते हैं, फिर उन्हीं की जिम्मेदारी होती है मजदूरों को लाने का काम करना। मजदूर श्रमिक मकान बनाओ, चाहे रोड बनाओ, और कुछ भी कलर पेंट जब भी कराते हैं तो ठेके पे ही ये सब चीज़ें ले ली जाती है। और तो और शादियों में जैसे बुकिंग कर ली जाती है तो फिर एक बुक करने वाला, बाकी वो अपने अनुसार मैनेज कर लेते हैं। यहाँ व्यावसायिक इकाई और ठेकेदार के मध्य श्रमिकों की पूर्ति करने का अनुबंध होता है। यानी व्यवसाय में अब वो ठेकेदार अब के द्वारा ही श्रमिकों की पूर्ति की जाती है। ठेकेदार अलग अलग काम करने वाले श्रमिकों के संपर्क में होता है। ठेकेदार को पता है कि कौन सा श्रमिक क्या काम करता है। इकाई को जब आवश्यकता होती है तब उचित दर पर श्रमिकों की पूर्ति करती है। अब इसमें होता क्या है कि जो ठेकेदार है वो कंपनियों में जब मजदूरों को देते हैं तो मजदूरों से भी कुछ पैसा खुद लेते हैं, और कंपनी से भी, या तो कंपनी से ले लेते हैं या मजदूरों से लेते हैं, यानी अपना पैसा वसूल करने के बाद ही वो जॉब पे लगाते हैं, भर्ती करवाते हैं। उदाहरण निर्माण कार्य उद्योग, यानी घर वगैरह बनता है, जब उद्योग वगैरह बनता है, खान उद्योग, चाय बागान आदि पद्धति में श्रमिकों के शोषण होने की संभावना होती है, क्योंकि उनको पैसे तो ज़्यादा मिलते हैं लेकिन उन्हें देने किसको होते हैं, ठेकेदार से, उनको कम ही पैसे मिलते हैं। सामान्य रूप से अंकुश श्रमिकों की पूर्ति इस प्रकार से की जाती है। जो अकुशल जो व्यक्ति होते हैं उनकी भर्ती इस प्रकार से ही की जाती है। अब है दरवाजे पर भर्ती। इकाई या संस्था के दरवाजे पर कार्य संबंधी जानकारी दर्शाता बोर्ड रखकर कर्मचारी को ही प्राप्त किया जाता है। विशेष रूप से दैनिक कर्मचारी के लिए पद्धति अधिक अनुकूल होती है। दरवाजे पर भर्ती यानी जैसे दिखा उसी वक्त उसकी भर्ती करके उस व्यक्ति को काम दे दिया जाता है। अब है आधुनिक पद्धति। वर्तमान समय में इंटरनेट के उपयोग के द्वारा कर्मचारी प्राप्त किए जा सकते हैं। अलग अलग एजेंसी अपनी वेबसाइट पर संभावित उम्मीदवारों की सूची रखती है। आधुनिक जो पद्धति होती है, आजकल क्या हो रहा है कि कंप्यूटर माध्यम से होता है। जो कंप्यूटर में क्या होता है, इंटरनेट आप सब जानते ही हो, तो उसके द्वारा भी कर्मचारियों का प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे डाल दिया जाता है। एक वेब होती है, उनकी कंपनी की वेबसाइट होती है, उसके इंटरनेट पर उस पर डाल दिया जाता है। अलग अलग एजेंसी होती है और अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवारों की सूची भी रखती है। इकाई में जगह हो तभी एजेंसियाँ उस या इकाई इनका उपयोग कर सकती है। इसके लिए एक बार सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, जैसे आवेदन, परीक्षा। आजकल वैसे भी कोई सा भी एग्ज़ाम दो, सब जगह ऑनलाइन ही सिस्टम चालू हो गया, परीक्षा वगैरह ऑनलाइन ही हो रही है। और आप लोग तो अभी इसमें लॉकडाउन में अच्छे खासे जाने गए हो कि घर बैठे आप पढ़ भी रहे हो, ये ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है। जैसे आवेदन, परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति। आपकी परीक्षा भी हो रही है, आपसे उसी में आंसर शीट भी मंगवाई जाती है, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। और अभी जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम भी अपने यहाँ तो गुजरात बोर्ड में तो हो गए थे, बाकी राजस्थान बोर्ड में भी ऐसा ही हुआ था कि एग्ज़ाम ही ऑनलाइन ही हुआ था और ऑनलाइन ही उनका रिजल्ट आ गया था। और जब किसी की ज़रूरत होती है, नियुक्ति करनी होती है, तो वो भी ऑनलाइन के माध्यम से ही कर दी जाती है। इस पद्धति में उम्मीदवार कंप्यूटर इंटरनेट का जानकार हो तो वह अधिकतम लाभ कमा सकता है। अब लेकिन इसमें होना क्या चाहिए, इनकम, इसको जानकारी नहीं चाहिए। अब जब आपके पास, मान ली वैसे तो आप सभी इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप लोगों को कंप्यूटर इंटरनेट सब आ रहा है, क्योंकि मोबाइल काफ़ी यूज़ करते ही हो। बाकी इसमें क्या होता है, आधुनिक पद्धति में ये इसका लाभ कब मिल सकता है, जब व्यक्ति को कंप्यूटर का ज्ञान हो, इंटरनेट चलाना जानता हो, तभी तो वो देखेगा कि वैकेंसी वगैरह निकल रही है या निकल रही है, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। यानी संपूर्ण जानकारी उसको कब प्राप्त होगी, जब उसको कंप्यूटर और इंटरनेट की जानकारी प्राप्त होगी तब। सामान्यतः कुशल कर्मचारी की भर्ती के लिए ये योग्य प्राप्ति स्थान है। सबसे ज़्यादा किसके लिए है, जो कुशल व्यक्ति है और जो अपने मनपसंद काम करना चाहता है, तो उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा ये प्राप्ति स्थान कौन सा होता है, ये इंटरनेट और कंप्यूटर के द्वारा जो भर्ती की जाती है वो सबसे अच्छा उनके पास ऑप्शन होता है। आज हमने भी पढ़े कर्मचारी में
कर्मचारी व्यवस्था की प्रक्रिया में हमने क्या पढ़ा? भर्ती प्रक्रिया पढ़ी। अब ये थोड़ा मैं स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि इतना सा चयन क्या होता है ये और कर लेते हैं। चयन अर्थात प्राप्त आवेदनों को जांच करके योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करना। चयन करना यानी डिसाइड करना, यानी सिलेक्शन करना कि हमें किस में से क्या सिलेक्शन करना है। आपके पास 4 चीज़ें रख दी गई है, आप उसमें से चयन करोगे कि मुझे सबसे पहले किसकी ज़्यादा ज़रूरत है। चयन एक भर्ती का ही प्रक्रिया का ही एक भाग होता है। ये भी अलग अलग इकाइयों में चयन की विधि भी अलग अलग होती है। हर जगह चयन करना अलग अलग विधि के द्वारा किया जाता है। इसका आधार इकाई का कद, प्रकार और कर्मचारी के प्रकार पर निर्भर करता है। प्रत्येक बड़ी इकाई में संचालन के 3 स्तर होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था 11th में। उच्च, मध्य और निम्न 3 स्तर होते हैं। प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग योग्यता वाले कर्मचारी की आवश्यकता है। अब जो ऊपर जो काम करेगा उसके लिए योग्यता अलग से व्यक्ति की चाहिए, कर्मचारी भी ऐसे ही चाहिए। असंचालकीय कर्मचारी के चयन की विधि संक्षिप्त और सरल है, जबकि उच्च स्तर के अधिकारी की जो इकाई संचालन के साथ जुड़े होते हैं उनके चयन की विधि विशिष्ट प्रकार की और सुनिश्चित होती है। उचित स्थान के लिए योग्य कर्मचारी का चयन होना आवश्यक है, क्योंकि मेन काम कौन करेगा? उच्च स्तर का कर्मचारी। अब वो कर्मचारी अच्छा है, चयन तो वो ही सारे काम अच्छे से करवा सकते हैं, यानी चयन करते समय उसकी योग्यता का संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। कर्मचारी का चयन महत्वपूर्ण विषय है। योग्य विषय, अनुभवी और वफादार कर्मचारी चयन इकाई के लिए संपत्ति के समान है। अब उसमें क्या होना चाहिए? उच्च स्तर का देखना है, यानी अच्छा जो कि अपनी कंपनी को संभाल सके, तो उसके लिए योग्य होता हो रखना भी आवश्यक है। योग्य होना चाहिए यानी काम करने का, उसमें अनुभव भी होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए और फिर वफादार होना चाहिए, यानी काम अच्छे से खुद भी करे और करवा भी सके, ऐसा होना चाहिए। आज का लेक्चर अब हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का हम कंटिन्यू कल करेंगे। ओके, गुड बाय एवरीवन, बाय बच्चों, और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ में ही पढ़ोगे। ओके, बाय।